मैं हूं अरशद अली। वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए आज से इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं सफलता प्रैक्टिस सेट्स की, जिसमें शामिल होंगे सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चंस। नंबर में देखने में आपको 50 लगेंगे, लेकिन हम एक प्रश्न के साथ 4 से 5 क्वेश्चन एडिशनल डिस्कस करेंगे, जिससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा तैयार हों, ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन या प्रैक्टिस आपकी हो सके। इन प्रैक्टिस सेट को करते वक्त ध्यान रखिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और जो क्वेश्चंस आपके पहले से तैयार हैं और प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं उसका रिवीजन आपका होता रहेगा। ध्यान से सुनिएगा एडिशनल चीजें क्या क्या डिस्कस की जाती हैं इन प्रश्नों के साथ में। यहां क्वेश्चन पढ़ लिया और उसको टिक कर दिया, ये वाला कोई चांस नहीं है। अगर जो ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन पढ़कर खाली टिक मारने का इंतजार कर रहे हैं और अगले क्वेश्चन पे जाने का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां एक क्वेश्चन के साथ में उसकी सारी जानकारी आपके पास होगी, उसका इतिहास क्वेश्चन का क्या रहा है और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। तो इन वीडियोस पर रिस्पॉन्स आपका अच्छा आना चाहिए, तभी 2000 प्रैक्टिस आपके लिए आती रहेंगी, प्रैक्टिस सेट्स आते रहेंगे। आइए शुरुआत करें। हम आज का पहला सवाल देखते हैं। भारत में शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? हमारे देश में एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी? जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद में शिक्षा में सुधार किए गए और स्वतंत्र भारत में सबसे पहली शिक्षा पर सबसे पहली नीति साल 1968 में लागू की गई। तो स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी साल 1968 में। हमारे देश में सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति साल 1968 में कोठारी आयोग, याद रखेंगे, कोठारी आयोग 1964 से 68 की सिफारिशों पर यह लागू की गई थी। इस शिक्षा नीति में जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे थे, सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया। शिक्षकों को जो है बेहतर ट्रेनिंग, शिक्षण और योग्यता पर फोकस किया गया पहली शिक्षा नीति के अंतर्गत। और इसमें शिक्षा पर जो केंद्रीय बजट होता था उसका 6% व्यय करने की बात की गई, यानी जो बजट उस साल पारित होगा उसका शिक्षा पर 6% व्यय किया जाएगा इस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आई दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कब आई थी ये वाला जो वर्ष है आपको 1968, इसमें जो 2 डिजिट आपको दिख रहे हैं इनको रिवर्स कर दीजिए, यानी इनके प्लेसेस को बदल दीजिए। 1986 में, ये याद रखने का एक तरीका हो गया। साल 1986 में भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। दूसरी वाली शिक्षा नीति में क्या किया गया था साल 1986 वाली में? इस नीति में क्या किया गया, जो भारतीय महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए जो शैक्षिक अवसर हैं उनकी बराबरी करने पर जोर दिया गया है यहां पर। और इस नीति में जो प्राथमिक स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। इस दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार करने के लिए इसमें संशोधन किया गया और वो साल था 1992। जब इस शिक्षा नीति में अमेंडमेंट किए गए तो इसमें जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जेईई का एग्जाम, एआईट्रिपल के एग्जाम और जो स्टेट में होते हैं आपके एसएल ट्रिपल ई के एग्जाम्स, इस शिक्षा नीति में लागू किए गए थे। वर्तमान में जो शिक्षा नीति लागू की गई है वो है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि वर्ष 2020 में लागू की गई है। जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 बेहद इंपॉर्टेंट है, ये हमारा करंट अफेयर्स है, इस पर क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें यह भी याद रखिएगा कि ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, यानी कुल अगर शिक्षा नीतियों में देखें तो तीसरी शिक्षा नीति है, लेकिन 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। अब इस पर सवाल ये आएगा, जो तीसरी अभी जो वर्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये कौन सी शिक्षा नीति पर आधारित है? याद रखना, जो साल 1986 वाली ये थी, इस पर ही बेस्ड है ये। तो 34 वर्ष पुरानी इस शिक्षा नीति और इस शिक्षा नीति में गैप कितना है? 34 वर्षों का गैप है। तो याद रखिएगा, तीसरी शिक्षा नीति जो है हमारी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 वाली थी, 34 वर्ष पुरानी, इसका स्थान ले रही है। आप कहेंगे ये बीच में जो है ये क्या है? ये तो केवल संशोधन किया गया था इस वाले में, ठीक है, ये तो केवल चेंजेस किए गए थे कुछ इसमें। अब बात आती है कि इस तीसरी शिक्षा नीति को किस समिति की अध्यक्षता में बनाया गया? तो इस वाली शिक्षा नीति के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार किया। जो लोग धैर्य बनाकर इन प्रश्नों को या इन चीजों को सीख रहे हैं, जरा समझिए। अब यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने आएंगी। देखिए इसमें क्या चेंजेस किए गए, क्या लेकर के आया गया इस शिक्षा नीति में, जो प्रश्नों में पूछा जाएगा वही डिस्कस करेंगे। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था,
MHRD, इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से रिप्लेस कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और अभी जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है कौन है, रमेश पोखरियाल हैं। और इसमें जो कुल पैसा खर्च किया जाएगा केंद्र और राज्यों के सहयोग से, इसमें जो जीडीपी हमारे देश की जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे इसके। साथ ही इसमें जो मॉडल चला आ रहा था अभी तक 10+2 वाला, जो वर्तमान में चल रही थी नीति, उसको अब रिप्लेस करके क्या किया गया है, 5+3+4। पुरानी व्यवस्था में पहले हुआ करता था 10+2 और अब नई व्यवस्था में 5+3+3+4 ये व्यवस्था की गई है। ये जो डिवीजन है 5, यहां पर दिख रहा है 5, 3, 3 और आगे 4, इसका क्या मतलब है, यानी ये शुरुआत के 5 साल, यानी बच्चे की उम्र जब 3 वर्ष से लेकर के बच्चा 8 वर्ष तक का होगा, यानी शुरुआत के जो 5 साल हैं वो आंगनवाड़ी स्कूलों में या प्री स्कूल्स में बिताएगा। और उसके बाद में अगले 3 वर्षों के लिए डिवाइड किया जाएगा ये, फिर अगले 3 वर्ष, फिर अगले 4 वर्ष। यानी जब बच्चा यहां पर कितने एज का होगा, 8 साल से 11 साल का, यानी 3 साल, फिर 11 साल से यहां पर 14 वर्ष का, और यहां 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह फ्रेम किया गया है पूरा डिजाइन। यहां से एक फैक्ट आपके लिए और जोड़ देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित, यानी शिक्षा के अधिकार से संबंधित। जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो कब आया था, तो इसमें याद रखिएगा कल ही डिस्कस किया है हमने 86 यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया भारत के संविधान में मूल अधिकारों में, आर्टिकल 21A यानी आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ये हुआ पहला सवाल कंप्लीट हमारा। और आप कहेंगे सवाल तो हो गया लेकिन इसका आंसर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, आंसर कैसे ढूंढोगे। अभी देखो, भारत में शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। पहली शिक्षा नीति साल 1968 में आई थी, ऑप्शन में तो है ही नहीं। अगली शिक्षा नीति साल 1986 में आई थी, ऑप्शन में है। उसके बाद में 1992 में तो संशोधन आया था, और फिर 1920 में। 3 शिक्षा नीति हैं, 1, 2 और ये 3। तो इसमें आंसर क्या करेंगे आप, आंसर आपके सामने है, साल 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। अगर वो नंबर पूछे पहली, दूसरी, तीसरी, तब आप वर्षों को जैसे लिखे हैं वैसे ही याद करना है, इसमें कोई आपको चेंजेस ही नहीं करने हैं। आप कहेंगे 1968 वाली है पहली, तो यहां तो बताया नहीं है क्वेश्चन में, भारत में शैक्षिक सुधार हेतु सिंपल उसने बोल दिया है। 1968 वाला ऑप्शन में होता तो वो आंसर हो जाता पहले, लेकिन ये क्या है, 1986 वाली यहां मौजूद है, उसके अलावा कोई ऑप्शन में नहीं है जितनी भी शिक्षा नीति जिस वर्ष में आई है। चलिए, पहले का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सवाल नंबर अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा निम्नलिखित में से कौन थी। नेशनल कमीशन फॉर विमेन की पहली अध्यक्षा कौन थी। चलिए, तो इसकी स्थापना को अगर हम देखें, सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया, एक एक्ट आया, एक्ट के तहत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था साल 1990 में। याद रखना, जब ये अधिनियम आया, ये एक्ट कानून बन गया, तो कानून बनाने के बाद इसकी स्थापना की गई राष्ट्रीय महिला आयोग की, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। साल 1992 में स्थापना हुई थी, एक्ट आया था इसका 1990 में। डिफरेंसेस याद रखने हैं। इसमें पहला आयोग जो गठन किया गया, इसमें पहले महिला आयोग का जो गठन किया गया था वो 1992 में किया गया था, जिसकी पहली अध्यक्षा या अध्यक्ष थी श्रीमती जानकी पटनायक। अगर आप सरकारी वेबसाइट पर देखोगे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनके नाम को जानकी पटनायक बताया गया, जानकी, जबकि यहां ऑप्शन में क्या है, जयंती पटनायक है। तो इसको फॉलो करेंगे आप, जयंती पटनायक। तो यह फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षता कौन थी, श्रीमती जयंती पटनायक। तो वर्तमान में इस महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, साल 2018 से है अभी तक, रेखा शर्मा। इसी की तरह एक आयोग और है, यह है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। चलिए, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, HL दत्तू हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। अब इसका NHRC का जो अध्यक्ष बनता है व्यक्ति, वो क्या होता है, वो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका एक्टिंग वो होना चाहिए जो वर्तमान में उसका न्यायाधीश हो या भूतपूर्व न्यायाधीश रहा हो सुप्रीम कोर्ट का।
ऐसे होगा। और एक सदस्य इसका जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुका हो। सवाल नंबर अगला है करंट अफेयर्स का। 24 जनवरी 2021 को अमेरिकी निजी कंपनी जो इनकी स्पेस एजेंसी है, ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, इसका नाम है स्पेस एक्स। इसने अपने शक्तिशाली फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है? ये सवाल अपने आप में खास हो गया है। ये कंपनी जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स कंपनी कौन है? ये एलॉन मस्क की कंपनी है। अगर हम इससे पहले देखें, भारत ने साल 2017 में अभी तक के सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए थे, 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। अब देखेंगे विश्व में एक ही प्रयास में अब तक के सबसे अधिक सैटेलाइट लॉन्च किसके द्वारा किए गए? स्पेस एक्स कंपनी ने किए हैं। ये 143 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। सबसे ज्यादा एक प्रयास में, पहले ही प्रयास में सबसे ज्यादा रॉकेट लॉन्च करने का जो कीर्तिमान था हमारे देश के नाम था, साल 2017 में किया था हमने ये। लेकिन 2021 में अब जो है ये अमेरिका की जो निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसके मालिक है एलॉन मस्क, स्पेस एक्स कंपनी ने 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। रॉकेट कौन सा इस्तेमाल किया गया है? फाल्कॉन 9। सवाल नंबर अगला रहेगा, हाल ही में किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने की सहमति बनी है? इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन ILRS, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र कह रहे हैं, इसमें क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसमें हाल ही में चाइना और जो रशिया है ना, चीन और रूस ने जो है अंतरिक्ष सहयोग में क्या किया है? इन्होंने चंद्रमा की जो सरफेस है, जो मून की सरफेस है, वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर बना रही हैं चाइना और रशिया मिलकर के दोनों। कहां पर? चंद्रमा पर, चंद्रमा की सतह पर। ऑप्शन सी। सवाल अगला है, 5 फरवरी 2021 में जारी की गई मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, इस रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। गलत। इस रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया है, ये किया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के तहत जलवायु, जैव विविधता, प्रदूषण से निपटने के लिए प्रकृति के साथ अपने संबंधों में परिवर्तन करने के लिए जो है बल दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस रिपोर्ट के तहत 5 पर्यावरणीय संकटों का वैश्विक आधार पर आकलन किया गया है। 5 नहीं, यहां पर 3 का किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। 3 भी कौन कौन से हैं? एक तो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, इन 3 पर। इस रिपोर्ट के तहत 2050 तक कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विचार किया गया है। ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें स्टेटमेंट 2 और 4 ठीक हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सवाल नंबर अगला है, खाद्य प्रणालियों और पोषण पर पहली बार स्वैच्छिक दिशा निर्देश जारी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की समिति कौन सी है? तो इसको याद रखेंगे, ये कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी, कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी यानी विश्व खाद्य सुरक्षा समिति, ये किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र की समिति है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए सवाल नंबर अगले पर चलते हैं। सवाल अगला है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लाइन हमने बहुत सुनी है। इसके राइटर आपको बताने कौन है? ये एक गजल है जिसको गाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, लेकिन इसके राइटर जो हैं, इसके लेखक हैं, वो बिस्मिल अजीमाबाद इसके राइटर थे। ऑप्शन ए। इसको गजल कहें, कविता कहें, तो ये बिस्मिल अजीमाबादी या बिस्मिल अजीमाबादी जो भी हैं, इन्होंने लिखी है ये ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? जो इकोनॉमिक्स आज की अर्थशास्त्र है, ये एक प्रश्न उस पर बेस्ड नहीं है, ये इनकम्प्लीट भी अपने आप में सवाल, लेकिन ऐसा ही प्रश्न है, बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे पूछा जा चुका है। ये किताब का नाम है जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का किताब का नाम ही अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं आप जान रहे हैं कौन है? ये कौटिल्य हैं। मौर्य साम्राज्य में हुए थे विष्णुगुप्त, इन्हें आप जानते हैं कौटिल्य के नाम से, और इन्हें आप जानते हैं चाणक्य के नाम से। इन्होंने ही लिखी थी एक किताब जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो थी पॉलिटी की किताब। एक्चुअली ये राजनीति पर बेस्ड किताब थी। इसमें उस समय की जो राजनीति थी, अर्थनीति समझिए इसको, किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य को ये सम्राट बनाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं बहुत अच्छे तरह से। तो विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त या चाणक्य, ये तीनों व्यक्ति या ये तीनों नाम जो है एक ही व्यक्ति के हैं जिन्होंने किताब लिखी है अर्थशास्त्र। ये कौन से वंश में हुए थे? मौर्य वंश में हुए थे। और किसके महामंत्री हुआ करते थे? ये मौर्यन एम्पायर में ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री हुआ करते थे। इसका आंसर क्या होगा? ये किताब किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। तो ये अर्थशास्त्र की जो बात कर रहे थे, ये चाणक्य वाले अर्थशास्त्र की बात है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? स्टैटिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, इसको आप आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसके साथ जो अभी वर्तमान में, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, ठीक है, इस पर प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले बात करेंगे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की या आरबीआई की, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ऑप्शन ए ही सही आंसर है इसका। एक सवाल और आता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, बाद में इसको 1937 में शिफ्ट किया गया था मुंबई में। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको जानते हैं। साथ ही 4 अन्य डिप्टी गवर्नर भी हैं। अगर हम बात करें 4 अन्य जो डिप्टी गवर्नर हैं, डेप्यूटी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में, पहले का मतलब चारों में से ये चारों डेप्यूटी गवर्नर हैं, बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव। ये चारों क्या हैं? डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के, और अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। एक चीज और याद रखेंगे, इसकी स्थापना आज़ादी से पहले ही हो गई थी 1935 में, याद रखिएगा। तो इसके प्रथम गवर्नर पर क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है इसमें कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो जाहिर है उस वक्त प्रथम गवर्नर अंग्रेजी थे। इसमें अगर हम प्रथम गवर्नर, आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर हैं वो कौन थे? ये थे ओसबोर्न स्मिथ, साल 1935 में। दूसरे कौन बने थे? जेम्स ब्रैड टेलर बने थे, ये भी अंग्रेजी थे। अब बात करते हैं तीसरे की। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? या यहां पर 2 तक देख लिए, आरबीआई के तीसरे गवर्नर। तो याद रखिएगा, आरबीआई के जो शुरुआती 2 गवर्नर थे वो भारतीय नहीं थे, पहली बात। जो आरबीआई के तीसरे गवर्नर बने थे वो थे, हम जानते हैं इनको सीडी देशमुख के नाम से, या चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख इनका फुल नेम है। तो सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, और आरबीआई के तीसरे गवर्नर भी यही। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। शुरुआत से लेकर अब तक जो है भारत में कितने गवर्नर हो चुके हैं आरबीआई के? 25, 25 यहां से लेकर के, ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ से लेकर के शक्तिकांत दास तक। ये शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? यह था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन इसके साथ और भी पर्यावरण से संबंधित काफी सारे अधिनियम थे, उनको भी देख लीजिए। अगला कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। अगला है वन संरक्षण अधिनियम 1980, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में। और एक एक्ट आया था जिसका नाम है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। अगला है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, यानी वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। यहां पर सिर्फ वाटर लिखना है इंग्लिश में अगर नाम याद रखना चाहो। अब ये क्यों लिख दिए गए हैं यहां पर बोला गया सवाल में क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। उसके बाद आया था जल प्रदूषण निवारण एक्ट 1974 में। उसके बाद में आया था साल 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। उसके बाद में आया था वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा एक ना एक परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। कभी कभी तो ये 4 दे देंगे ऑप्शन में और आपको मैच करने के लिए बोलेगा, इनके वर्ष बताइए, लागू होने के वर्षों से मैच कीजिए। तो 5 क्वेश्चन करने की बजाय हमने एक ही क्वेश्चन में इन सबके वर्षों को जान लिया। सवाल नंबर अगला रहेगा, संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? नर्मदा रिवर की अगर आप बात करोगे तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, इसका उद्गम अमरकंटक से है और ये गुजरात और मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, बहती है। इसी नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है, नर्मदा रिवर को।
इसी नदी पर बना हुआ है एक बांध जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। कहां पर है ये? गुजरात में। तो यहां पर इस सरदार सरोवर बांध से, जो कि गुजरात में है, इससे जो है गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्य लाभान्वित होते हैं इस डैम से। इस डैम की हम बात करें साल 1961 में सरदार सरोवर डैम की नींव रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कितने में? साल 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अब हुआ क्या, इतनी सारी बातें हमने यहां पर क्यों डिस्कस की अभी? भाई ये जब नींव रख दी, लेकिन इसके आसपास के नर्मदा रिवर के आसपास में जो है जो गांव वगैरह थे, जब यहाँ डैम बनेगा तो उसके आसपास के इलाके खाली करवाए गए, गांवों की सफाई करवाई गई वहां से, यानी गांवों को हटा दिया गया और कहा गया कि इन गांवों को किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। इस डैम को बनाने का कार्य शुरू हुआ, निर्माण कार्य इसका शुरू किया गया, लेकिन सरकार ने जो वादा किया था कि गांवों को, घरों को वहां से स्थानांतरण के लिए, उसका जो है कहीं भी इंतजाम नहीं किया जा सका, यानी भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई वहां बसने वाले लोगों के लिए। तो यहां पर एक दिक्कत पैदा हुई और यहीं से साल 1985 में सरदार सरोवर बांध के बारे में, निर्माण के बारे में सुनने के बाद में मेधा पाटकर और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने जो है परियोजना स्थल पर ये लोग गए और देखा कि लोग जो है, अगर ये बांध बना तो वहां के आसपास के जो रहने वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, जिसकी उन्हें कोई जानकारी भी नहीं थी और उन्हें पुनर्वास के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन ये चीजें सक्सेसफुली नहीं हो पाई। इसी के लिए ये आंदोलन चलाया गया मेधा पाटकर उनके साथियों द्वारा, जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। साल 1985 में आया था ये, याद रखेंगे इसको, 1985 में मेधा पाटकर के द्वारा। ऑप्शन बी। सवाल नंबर नेक्स्ट कुछ इस तरह से रहेगा। सन 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? ऐसी ऐसी घटनाओं या एक्ट के आसपास में इसके दौरान कौन से गवर्नर रहे या वायसराय रहे, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे ये था लॉर्ड लिटन। ये था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दौरान 1978 में। और इस एक्ट की अगर हम बात करें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लाया गया था। इस अधिनियम का जो उद्देश्य था, उस वक्त भारतीय भाषाओं में, जो लोकल लैंग्वेज थी हमारी देसी भाषाओं में, बहुत सारे अखबार छपते थे। उसमें जो है अंग्रेजों की एक तरीके से क्या की जाती थी, आलोचना की जाती थी उनकी नीतियों की, ताकि जागरूकता फैल सके अंग्रेजों के बारे में। इस चीज को देखते हुए भारतीय समाचार पत्रों पर एक तरीके से प्रतिबंध लगाने का काम किया गया। किसके तहत किस एक्ट के तहत? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के तहत बहुत सारी कंडीशंस लगा दी गई। नेक्स्ट वन, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसका गठन कब किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के कुल सदस्य हुआ करते थे 7, इंक्लूडिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें डॉक्टर BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, N गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, BL मित्तर थे। BL मित्तर जो थे, उनकी जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, उनके स्थान पर आए थे N माधवन। और DP खेतान थे, DP खेतान की मृत्यु हुई थी, उनकी जगह T कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। तो ये थी इनके पीछे की स्टोरी। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, इससे पहला वाला भी और ये वाला भी। पूरी प्रियम्बल हमने आपके साथ डिस्कस की थी, जिसमें जो शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई थी, 3 तरह के न्याय की बात की गई थी इसमें, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। कौन कौन सी? ध्यान से सुनिए। तो इसको फिर से बताते हैं।
देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा। हमने अपनी संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत किया। ये सारा मैटर लिखा हुआ है किसमें? प्रस्तावना में। अब इसमें न्याय, 3 तरह के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता है, यस। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, यस। विश्वास की स्वतंत्रता है, यस। धर्म की है, उपासना की है, बट आर्थिक वाली नहीं है। ऑप्शन क्या है? जो नहीं है वही आंसर आपको चूज करना है। इसका आंसर ऑप्शन डी। सवाल नंबर नेक्स्ट कुछ इस तरह से रहेगा, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाअभियोग लाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाअभियोग या इम्पीचमेंट। महाअभियोग या इम्पीचमेंट कहलाती है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। अब क्या भारत के राष्ट्रपति को ऐसे ही बिना बात के उसके पद से हटाया जा सकता है? जी नहीं। एक नाम या एक टैग देना होगा, किस बिहाफ पर उनको हटाया जाएगा, क्या रीजन देना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति को जो ग्राउंड बताया गया है जिस ग्राउंड पर इनको हटाया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के मामले में उनके पद से हटाने के लिए जो प्रोसेस चलाया था उसे महाअभियोग कहते हैं। और महाअभियोग की प्रक्रिया जो है, संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी में भी शुरुआत की जा सकती है। चाहे लोकसभा इसकी पहल करे, चाहे राज्यसभा इसकी पहल करे। और जिस सदन में भी ये प्रक्रिया शुरू होगी उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा संबंधित जो प्रपोजल होगा, जो प्रस्ताव होगा, उस पर हस्ताक्षर किए जाने आवश्यक हैं। तभी उस सदन में उस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। और संसद के किसी एक सदन से महाअभियोग प्रस्ताव जब पारित हो जाता है, संसद की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से उसके विचार हेतु जो है दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन के द्वारा भी 2/3 बहुमत से महाअभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाया जा सकता है। यह है प्रोसेस। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में जितनी बातें हमने अभी डिस्कस की हैं ये लिखी हुई हैं। इम्पीचमेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया लिखी हुई है। तो संसद के उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के द्वारा, आइदर और, इनमें मतलब संसद के दोनों में से किसी भी सदन में इसको शुरुआत की जा सकती है और संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसमें महाअभियोग लगाया जा सकता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी तक में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। याद रखेंगे जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिर से बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार यहां समझ में आ जाएगा सारी चीजें। भारत के संविधान में आपात संबंधी, आपात मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी को लेकर के एक तरीके से 3 तरह से प्रावधान किए हुए हैं, 3 आर्टिकल्स में उनको बताया गया है। हमारे देश के संविधान में 3 तरह के आपातकालों के बारे में बात की गई है और 3 आर्टिकल इसके लिए बताए गए हैं। आर्टिकल 352 या अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब यहां पर है कि युद्ध हो, हमारे देश में बाह्य आक्रमण हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस, सशस्त्र विद्रोह हो, इसके कारण भारत के किसी भी हिस्से में अगर लग रहा है कि सुरक्षा का खतरा है तो राष्ट्रपति भारत के इस राष्ट्रीय आपातकाल की, इमरजेंसी की, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। पहले यहां पर एक शब्द था, इसमें सशस्त्र विद्रोह यानी आर्मी रिवेलियन, इसकी जगह पर एक नया शब्द ऐड किया गया, आंतरिक अशांति शब्द को डाला गया है इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। तो एक 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटाकर इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को डाला गया था सशस्त्र विद्रोह के शब्द की जगह। तो ये याद रखेंगे, आर्टिकल 352 के तहत भारत में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उस वक्त भारत चीन युद्ध हुआ था। इसमें क्या किया था, चाइना ने जो अरुणाचल प्रदेश है, यानी अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, नेफा, ये भी याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इस वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था चीन के द्वारा। तब भारत पाक
भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, तब हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी पहली बार 1962 में। दूसरी बार जब भारत पाक युद्ध हुआ था तब 1971 में दूसरी बार घोषणा की गई राष्ट्रीय आपातकाल की। फिर तीसरी बार अगर हम आपातकाल की बात करें तो इंदिरा गांधी के टाइम पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या आंतरिक विद्रोह की वजह से, ये विद्रोह है, आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला है 356 आर्टिकल। इसमें किसी भी राज्य में अगर उसकी मशीनरी ठीक काम नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। ये प्रेसिडेंट रूल तो अलग अलग राज्यों में, एक राज्य में कई बार भी लग चुके हैं। और अगर हम अनुच्छेद 360 की बात करें या फाइनेंशियल इमरजेंसी की, अभी तक हमारे देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, अभी तक देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? एक बार भी नहीं, यानी 0 बार। ये राष्ट्रपति शासन पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस पर पूछता है कि अभी तक नेशनल इमरजेंसी, नाम याद रखिए, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और वित्तीय आपातकाल, एज इट इज पूछे हुए परीक्षाओं में 3 बार इमरजेंसी लगी है, ये पूछा हुआ है। अब बात करते हैं इमरजेंसी के दौरान ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपसे नहीं छीने जा सकते हैं। जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो हम लोगों से कौन से अधिकार छीन लिए जाते हैं। देखिए, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से 2 ऐसे हैं, 2 आर्टिकल ऐसे हैं। एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, और जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ, इनको छोड़ करके बाकी सभी जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, ये नहीं छीने जाते हैं। तो इनमें आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21, ये दोनों ही कभी भी सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। सवाल नंबर देखिए अगला, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के जो अध्यक्ष सबसे पहले हुए हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो कौन थे? जीवी मावलंकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। सवाल यहां लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का है। ये क्या है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी हैं, और यहां महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये मीरा कुमार थी। मीरा कुमार ये 2009 से 2014 तक जो है स्पीकर रही थी लोकसभा की। इनके बाद में दूसरी महिला जो बनी थी वो थी सुमित्रा महाजन। सेकंड की बात करेंगे तो वो थी सुमित्रा महाजन। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग प्रश्न। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? इसको याद रखेंगे हम। देखो, लोकसभा का अध्यक्ष जब अपना त्याग पत्र देता है तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, यानी जो स्पीकर होगा, जो लोकसभा का स्पीकर होगा, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को देगा। ठीक है, ये डेप्यूटी स्पीकर को देगा, और कभी डेप्यूटी स्पीकर को देना पड़ गया तो वो अपना किसको देगा? स्पीकर को देगा। वाइस वर्सा है ये, इसको याद रखेंगे। लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, यानी डेप्यूटी स्पीकर को देगा। नेक्स्ट वन, लोक निधि का अभिभावक किसको बोला जाता है? तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, जो CAG होते हैं, कैग जो होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत के संविधान में आर्टिकल, याद रखिएगा, आर्टिकल 148 में इनका जिक्र किया गया है कि भारत के लिए एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। तो ये कौन है? कैग को ही बोला जाता है लोक निधि का अभिभावक। नेक्स्ट देखिए, एड्स विषाणु में क्या पाया जाता है? एड्स जो वायरस होता है एड्स का, उसमें क्या होता है? इसको याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? ये RNA वायरस होता है, एक रेट्रोवायरस है ये, इसमें RNA और प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला देखिए, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? एक्चुअली हाइड्रोफोबिया की जो हम बात कर रहे हैं, जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते की लार में एक विषाणु प्रेजेंट होता है, एक वायरस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लाइजा वायरस बोलते हैं। अब अगर ये कुत्ता किसी इंसान को काट लेता है, और जब काटेगा तो जाहिर है कि उसके जो है बॉडी पर जो है वो अपने दांत गड़ा देगा, और उसके दांत अगर खून में चले जाते हैं, उसके ब्लड में, और उस
दांत के थ्रू ही जो लार लगा होता है इसके दांतों पर, वो लार भी एंटर कर जाता है सलाइवा इंसान के खून में। मिक्स होते ही जो रेबीज है, रेबीज के विषाणु वायरस चले जाते हैं इंसान के शरीर में। इसमें रोगी जो है पागल होने लगता है, पागल हो जाता है एक तरीके से। इसी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं या रेबीज बोलते हैं। तो ये विषाणु के द्वारा। अगला देखेंगे, स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की जो किरणें होती है अधिकतम कितनी डेप्थ, कितनी गहराई तक जा सकती हैं? स्वच्छ जल में सूर्य की किरणें 200 मीटर तक जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अच्छा प्रश्न है ये। कैबिनेट मिशन साल 1946 में भारत आया था और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन बताइए जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी। ये था लाहौर का अधिवेशन। डायरेक्टली पूछते हैं क्वेश्चंस ये वाले 1929 में। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदार वाली झील है, यानी कौन सी झील है जो दो राज्यों में जिसका क्षेत्रफल है? हम बात कर रहे हैं कौन सी झील की? ये पुलिकट लेक है। जो पुलिकट लेक है ये एक्चुअली बॉर्डर पर स्थित है, किस किस के? तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के। TN फॉर तमिलनाडु और प्लस आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है ये पुलिकट लेक। नेक्स्ट वन देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? चलिए अब समझते हैं NCR को, नेशनल कैपिटल रीजन, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं NCR। दिल्ली के अलावा दिल्ली से सटे हुए 3 अलग अलग राज्यों के जो सिटीज हैं वो NCR में शामिल किए जाते हैं। अब सवाल आएगा कि कितने, कौन से राज्य के कितने? तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? देखो दिल्ली है, दिल्ली से जो है हरियाणा के कुछ शहर, राजस्थान के कुछ शहर और उत्तर प्रदेश के कुछ शहर जो है टच करते हैं या बाउंड्री शेयर करते हैं इसके साथ में। तो इसके लिए क्या हो गया, ये NCR में हरियाणा के कुछ जिले आ जाएंगे, राजस्थान के कुछ जिले आएंगे, उत्तर प्रदेश के। इन तीनों ही स्टेट्स के साथ शेयर करती है दिल्ली बाउंड्री अपनी। तो हरियाणा का भाग भी इसमें शामिल है, पंजाब का भाग इसमें शामिल है। सॉरी, पंजाब का नहीं है, यहां दिख रहा क्लियरली आपको। किस किस का है? राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है। तो इसका आंसर क्या है, जो शामिल नहीं है वो बताना है। आंसर क्या है, पंजाब का भाग इसमें शामिल नहीं है। अब बात करते हैं कि इसमें हरियाणा में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में इनके कितने जिले NCR में शामिल हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हरियाणा के कुल मिलाकर के 13 जिले हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी के 8 जिले आते हैं NCR में। राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, राजस्थान के दोनों याद रखने हैं आपको, एक तो अलवर है, दूसरा भरतपुर है। उत्तर प्रदेश के 8 कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। लेटेस्ट जो है 8वां जो शामिल हुआ है इसमें वो शामली है, उत्तर प्रदेश का 8वां, ठीक है। और इसके अलावा 13 हरियाणा के कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल और भिवानी, और महेंद्रगढ़ भी है साथ में, जिंद, करनाल भी हैं। तो ये 13 हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना वनावरण है? फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है इसमें। फॉरेस्ट कवर, कितना फॉरेस्ट कवर है भारत में अभी? अब ये भारत में जो रिपोर्ट अभी जारी की गई है ISFR की, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वनावरण वाला क्षेत्र है वो 21.67% है। और अगर आपसे पूछेगा हमारे देश में वन और वृक्षों से आच्छादित, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर अगर आपसे दोनों एक साथ पूछता है तो वो हो जाते हैं 24.56%। ये डेटा भी याद रखना है। और ये हो गया, इसको हम बोलेंगे तो वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल भारत का 24.56% है। वैसे अगर खाली वन देखोगे तो वन है 21.67%। और अगर आपसे खाली पूछेगा वृक्षावरण का यानी ट्री कवर कितना है, तो वो है हमारे देश में 2.89%। इसको और इसको ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है किससे? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी NDC किससे संबंधित है?
इसको याद रखेंगे, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है या राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत में साल 1950 में एक आयोग की गठन किया गया था, योजना आयोग का, 1950 में। तो इसे भारत सरकार ने एक तरीके से हम कह सकते हैं एक प्रस्ताव के द्वारा ही पारित किया था। ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं था। तो भारत सरकार ने एक ऐसी संस्था बनाई जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाया करती थी, यानी 5 ईयर प्लान्स का निर्माण करती थी। कौन? प्लानिंग कमीशन। जिस तरह से एक प्रस्ताव के थ्रू इसको बनाया गया था, ठीक उसी तरह से एक प्रस्ताव के थ्रू इसे खत्म भी किया जा सकता था। तो ये खत्म कर दी गई थी 2015 में। प्लानिंग कमीशन को जो है एक तरीके से रिफॉर्म किया गया। उसकी जगह, प्लानिंग कमीशन की जगह क्या बनाया गया? नीति आयोग। नीति आयोग याद रखिएगा, ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और इसमें जो काम होता था किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। जो 5 ईयर प्लान्स जो हुआ करते थे, बनाया कौन करता था? ये प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स। और इनका अनुमोदन कौन करता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। तो एनडीसी जो कार्य करता था राज्यों के, स्टेट्स के बीच में, और जो योजना आयोग है, इन दोनों के बीच में एक तरीके से सहयोग किया करता था, मीडिएटर बना रहता था इसमें।